चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जैविक खेती से बैंक कर्मचारी बना सफल किसान। बकरियों की उचित देखभाल करें, अधिक आय कमाएं। खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के कारण आज किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती करके किसान गुणवत्ता युक्त अच्छी आय भी ले रहे हैं। आज हम आपको करौली टोडा भीम कस्बा के रंगलाल का पुरा निवासी कुलवंत मीणा से मिलवाने वाले हैं, जो बैंक में नौकरी करने के साथ ही वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर अपनी फसलों में उपयोग में ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं कि ये किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। बैंक में नौकरी के साथ साथ खेती में भी कमाल। करौली का ये युवा किसान पूरे इलाके के लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है। नाम है कुलवंत मीणा, गांव टोडा भीम इलाके का रंगलाल का पुरा। कुलवंत की खेती की खासियत ये है कि वे अपने खेतों में रासायनिक खादों की जगह जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है और जो भी उत्पाद पैदा होते हैं वो पूरी तरह दोष रहित होते हैं। कुलवंत मीणा अपने घर के पास फार्म हाउस पर जैविक खाद तैयार करते हैं। इस कार्य में उनको उनके चाचा, भाइयों सहित पूरे परिवार का सहयोग मिल रहा है। मैं न्यूज़ पढ़ता रहता था, काफ़ी बार मैंने देखा कि जैविक किसान को कैंसर हो गया। किसान एक बहुत मेहनती आदमी होता है, अगर उसको कैंसर होने लगा तो सब किसी को भी कैंसर हो सकता है। तो मैं न्यूज़ देखता था, उसके बाद मुझे पता चला कि न्यूज़ में जैसे पता लगता था कि खाद हो गए, रासायनिक खाद हो गए, उनसे सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को खुद को ही हो रहा है। और लोगों को तो हो रहा है, लेकिन किसान को खुद को भी उन चीज़ों का बहुत नुकसान है। किसान इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। आसपास के जो लोग हैं उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, उन्होंने लगा कि हम गोबर में काम कर रहे हैं। तो परेशानियों का सामना, हंसी मजाक तो ये तो चलता रहता है, पर जब हम सोचते हैं कि जब हमारी बहन बेटी माताएँ जब गोबर का काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए ये सोच के हमने काम किया। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मैंने फिर थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मुझे पता लगा कि हम जैविक खेती कर सकते हैं। सरकार भी इसके ऊपर बार बार फोकस कर रही है, जोर दे रही है। और फिर हमने थोड़ा प्लान बनाया। मेरे चाचा जो किसान हैं, मैंने उनसे बात की, उनको थोड़ा समझाया, तो चाचा ने इसमें पूरा मेरा सहयोग किया। और फिर हमने आज 5 महीने पहले लगभग हमने बर्मी लेके आए हम जयपुर से। तो डालने से पहले उसको 2-3 बार पानी डालना पड़ता है, 2-4 बार, ताकि उसमें जो गैस होती है, नमी, वो गर्मी होती है, वो निकल जाती है, ताकि केंचुओं को उनसे नुकसान नहीं हो। शुरू में 3 बेड लगाए थे और आज लगभग 5 महीने हो गए, हमारे पास 18-20 बेड हैं और काफिला बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। जैविक खाद बनाने के लिए देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ ये 27 फुट का बेड है। ये 1.5 फुट ऊंचा होता है और लगभग 2.5 फुट चौड़ा होता है। तो उसमें ना गोबर को जमा दिया जाता है। जमाने के बाद उसमें ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं। ऊपर से हम फिर उनको ढक देते हैं, जैसे ताकि कोई पक्षी नहीं खाए या कोई जानवर नहीं खाए। तो जैसे हम देख सकते हैं ढके हुए हैं, तो ढकने के बाद केंचुए बाहर नहीं निकल पाते और उनको भी एक बराबर, जैसे धूप तेज़ है तो उनको नमी मिलती रहती है। डालने के बाद पानी देना पड़ता है उनको रेगुलर। तो उनको हम डालने के बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये पूरा बेड तैयार होने में कम से कम 60 से 90 दिन लग जाते हैं। जैसे हमने हमारा बेड तैयार होने में हमें जैसे 70 दिन लग गए, तो 70 दिन के बाद हम केंचुए देखेंगे ना, तो हमें उसके डबल से ट्रिपल हमें केंचुए मिल जाएंगे। और अब आप देख सकते हो, कम से कम मेरे पास ना 5-6 कुंटल केंचुए होंगे, ज़्यादा ही होंगे, उससे ज़्यादा, जैसे बेडों की संख्या के हिसाब से। और ऑनलाइन मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ और खुद की फसल में दे रहा हूँ। अब आप इधर देख सकते हो, मेरी खुद की है, खेती बाड़ी लगी हुई है, सारा ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं। ऑर्गेनिक फसल भी उगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां भी। हम पिछले 4 महीने से बाजार से सब्जी नहीं खा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक सब्जी खा रहे हैं, एकदम शुद्ध ताज़ा।
कुलवंत जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में तो करते ही हैं, इसकी बिक्री से भी लाभ कमा रहे हैं। कुलवंत का कहना है कि रासायनिक खाद और अन्य दवाओं का खेती में उपयोग करने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है, साथ ही दूषित अनाज से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। ऐसे में कुलवंत किसानों को जैविक खाद का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि जैविक खाद तैयार करने के लिए सरकार की ओर से भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकार किसानों को अनुदान भी दे रही है। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा खुद अगर सेल मत हो, अगर सेलिंग के हिसाब से बिजनेस के हिसाब से सोचोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम ये सोचोगे हमें खुद को करना है, खुद के खेतों में हमें मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें उगानी है। अगर ऑर्गेनिक फसल आप खाओगे तो आप खुद एक बार आप ऑर्गेनिक सब्जी खा के देखो, आप खुद को पता लग जाएगा हम जो असली टेस्ट है ना सब्जियों का जो भी है हम भूल चुके हैं। हमें असली टेस्ट हमें आज तक मालूम नहीं है। अब हमें खाने के बाद हमें पता चला कि असली टेस्ट सब्जियों में ऐसा आता है। किसान भाइयों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव हो रहा है। इस बदलते मौसम में बकरियों की देखरेख करना जरूरी है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बकरी पालकों को काफी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो किसान बकरी पालन से जुड़े हुए हैं, वे इस समय कौन कौन सी खास बातों को ध्यान में रखें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर मुकेश कुमार। नवजात मेमनों को हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही नवजात मेमना जन्म लेता है उसके खुर वाले भाग को साफ कर दें और अगला जो एकदम मुलायम जो खुर होता है उसको थोड़ा सा तोड़ दें और उसको बकरी के पास ही रखें। बकरी जब चाटती है तो उससे उसको अच्छी सफाई भी हो जाती है और गर्मी भी मिलती है। और ध्यान दें कि अगर इसमें अगर बकरी बच्चे को जन्म देती है तो बकरी के बच्चों 100 से 150 ml ही खीस, जो पहला खीर होता है कोलेस्ट्रम, उसको पिलाना चाहिए। 15 दिनों तक माँ का दूध ही पीने देना चाहिए। उसके बाद उसको हम नरम हरा चारा पे ला सकते हैं। अब इसी तरह से आप करते रहेंगे। 3 महीने बाद आप बकरी का जो दूध है उसको बंद कर देंगे और उसके बाद उसको एक कृमिनाशक जैसे एल्बेंडाजोल या फिर जो भी आपको मार्केट में उपलब्ध है वो करा सकते हैं। ये तो हो गई नवजात मेमनों के प्रबंधन की बात। और जो अब हम जो गर्भवती बकरी है उसके प्रबंधन में ध्यान देंगे कि साफ़ सफाई का तो ध्यान हमें सब जगह रखना है। अच्छा पानी हमें रखना है, टीकाकरण नियमित रूप से हमें कराना है। और साथ ही साथ आप देखेंगे बकरियों में जो गर्भ पालन की अवधि होती है वो 143 से 148 दिन, आप मान सकते हैं 5 महीने की होती है, जिसमें से जो 5 से 6 सप्ताह, जो अंतिम का 5 से 6 सप्ताह है, उसी में बकरी के बच्चों का अच्छा विकास होता है। 2/3 भाग जो है अंतिम के 3 सप्ताह जो बचते हैं गर्भ पालन में, उसी में उनका अच्छा विकास होता है। जिस समय हमें उनको अतिरिक्त खुराक देने की आवश्यकता है और पौष्टिक आहार प्रबंधन के साथ साथ साफ सफाई को रखने से हम अच्छा जो है उसकी संतति प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमें बकरी पालन में
यथासंभव लाभ मिलेगा। फिटकरी पानी जो है ये आप साफ़ करते रहें और उसके खुर की अच्छे से साफ़ सफाई रखें, और जो आवास प्रबंधन है उसको थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो और को खुला रखेंगे। जाड़ों के दिनों में जैसे हम बंद कर देते हैं, इस मौसम में हमें दोनों साइड से खुला रखना है ताकि हवादार हो, तो जिससे हमें अमोनिया वगैरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस तरह से हम इसके रोगाणु, विषाणु और अन्य परजीवी का प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है PPR। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए PPR रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। एक जो बहुत ही बीमारी जिसे बोलते हैं PPR जो है, जिसमें बकरी को बुखार लग जाता है, सुस्त हो जाती है, सांस की परेशानी आती है, और मुंह का जब आप मुंह को खोल के देखेंगे तो मुंह में लाल चकत्ते जैसा भाग हो जाता है, बकरी को पतला दस्त भी लगता है। इसके लिए हमें किसान बंधु अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें जो भी पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। और आप इस मुँह में अगर बकरी अभी जो है, बकरियों को इस मौसम में चाहे बकरियों में बीमारी आई हो नहीं आई हो, आप क्या कर सकते हैं, फिटकरी का पानी बना के मुंह और नाक को नियमित रूप से धो सकते हैं। 15 दिनों पे 7 दिनों पे अगर आप धोते रहेंगे। और एक और समस्या, बकरी की जो पूंछ का जो भाग होता है जिसमें बहुत सारे बाल आ जाते हैं, उसमें आप जो बकरी गर्भवती है उसका तो काट ही दें, जो अगर आप देख रहे हैं कि बाल ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसको भी आप समय समय पर उसको ट्रिम कर दिया करें। ट्रिम करने से आपको फ़ायदा होगा कि जो भी आपका अपसर्जित बकरियों से जो उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थ है वो उसमें नहीं लगेगा और उससे संक्रमण होने की समस्या नहीं रहेगी। बकरी पालक अपने पशुओं को PPR जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। यदि आपकी बकरी PPR रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं, और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। PPR रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। निमोनिया जो प्लाज्मा माइकोडियम से होता है, इसमें सांस लेने में समस्या आती है। इसमें हमें ध्यान देना है कि यह जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे कि संक्रमित पानी और संक्रमित भोजन देने से होता है। तो हमें ध्यान रखें कि पानी जो है हमेशा बकरियों को इस मौसम में आवश्यकता अनुसार जितना पानी पी सके उतना पानी पिलाएं, लेकिन पानी जो है शुद्ध होना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, रेपसीड मस्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र,
सेवर। भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आज और कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इन 2 दिनों के दौरान 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 45 से 59% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 13 से 15% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जायद भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई करें। अगले सप्ताह हल्के बादल छाए रहने की संभावना को देखते हुए कटी फसल को सुरक्षित तथा ढके स्थान पर रखें। गेहूं की फसल सुनहरी होने पर कटाई शुरू करें। कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। दानों को अच्छी तरह से सुखाकर भंडारण के लिए रखें। जायद मूंग की उन्नत किस्मों में IPM 2-3, PDM 139 एवं SML 668 की बुआई करें। बुआई करने से पहले बीजों को उपचारित अवश्य कर लें। पशुओं के संपूर्ण पोषण के लिए प्रतिदिन 40 से 50 ग्राम खनिज लवण अवश्य दें। हरी खाद वाली फसलों जैसे ढैंचा, सनई या लोबिया की बुआई करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किशनपुरा, जिला अजमेर के नवनीत सिंह ने। आपने बैंगन की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यहाँ अंश। बैगन में जो कीड़े हमारे सबसे ज़्यादा समस्या है, इसके बारे में आज हम बताना चाहेंगे। अभी बैगन में जो मेन जो हमारे इधर कीड़े का जो समस्या है, एक है जो तना और फली छेदक। और शुरू में जब हम लोग बैगन लगाते हैं उस समय जो है जो पत्ते के नीचे की जो पोर्शन है जिसमें जैसिड, जिसको हम लोग फुदका बोलते हैं, और सादा मक्खी, वाइट फ्लाई जिसको बोलते हैं, उनका समस्या आता है। जब हमारा फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज में चला जाता है, रिप्रोडक्शन स्टेज में चला जाता है और जब फल आने लगते हैं उस समय जो है तना छेदक और फली छेदक, इनका समस्या सबसे ज़्यादा है। तो हम एक एक करके बताएंगे कैसे आप इनका पहचान करेंगे और इसका कैसे निदान करेंगे। तो पहले जो है फुदका, जिसको हम लोग हॉपर बोलते हैं, जैसिड बोलते हैं, हरा फुदका जिसको बोलते हैं। जैसिड या हरा फुदका, यह कीट बैंगन की प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों का रस चूसकर बहुत हानि पहुंचाता है। 2 मिलीमीटर लंबा हरे रंग का होता है, जबकि निम्फ हरे श्वेत रंग के होते हैं। इसके अगले दोनों पंखों पर 2 काले धब्बे पाए जाते हैं। ये फुदका जो है हरा कलर का होता है, पत्ते के निचले वाले पोर्शन पे ही पाया जाता है। और ये जब पत्ते को ऊपर जो ये जो है पत्ते का रस जब चूसता है, इसके बाद पत्ती का जो कलर है शुरू में जो है पीला हो जाता है, पीला के बाद जो है फिर भूरा हो जाता है और पत्ती के चारों ओर में भूरापन लिए हुए रहता है। तो हरा फुदका का इन्फेस्टेशन जब भी हो, इसके लिए हम क्या निदान करें? इसके लिए हम बीज शोधन कर सकते हैं। तो बीज शोधन हम किससे करेंगे? बीज शोधन हम कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा है जिसका जो है 5 ग्राम प्रति केजी के दर से हम लोग बीज शोधन करते हैं। सो लगान मेन फील्ड में बाद आप ट्रांसप्लांटिंग के 25 से 30 दिन के बाद आप इमिडा ये थायोमिथाक्सम जो एक तरह हम बताएं, इनका छिड़काव आप ऑल्टरनेटिवली एक बार इमिडा एक बार थायोमिथाक्सम, इमिडा 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से और थायोमिथाक्सम ये जो है 0.5 ग्राम 1 लीटर पानी के दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरे कीट जिसको हम लोग बोलते हैं वाइट फ्लाई व सादा मक्खी, ये भी पत्ते के जो है
निचले सतह पे रहता है और ये भी जो है पत्ती से रस चूसता है, जिसके कारण पत्ती का कलर जो है निचले भाग का उपले भाग का कलर जो है पहले पीला हो जाता है, पीला होने के बाद भूरा होकर गिर जाता है। फिर जब हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करके मेन फील्ड में लेके आते हैं तो उनके लिए हम जो है इमिडाकाई 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, थायोमिथाक्सम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में, ऑल्टरनेटिवली एक बार इमिडा एक बार थायोमिथाक्सम, बार बार रिपीटेडली अगर हम एक ही दवा का छिड़काव करेंगे तो कभी कभी क्या होता है हमारा इंसेक्ट जो है कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए 2 दवा का ऑल्टरनेटिव छिड़काव करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम भी बता चुके जो नीम आधारित कोई भी दवा ले लीजिए, नीम तेल ले लीजिए, नीम का पत्ती से भी आप जो है उससे रस से भी आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। अब आते हैं अंतिम जो हमारे सबसे ज़्यादा जो बैगन को डैमेज करता है जो उत्पादन में, जिससे हमको उपज मिलेगा, उसका नाम है बैगन का तना छेदक और फली छेदक। तना और फल छेदक कीट बैंगन का सबसे खतरनाक कीट है जो बहुत अधिक हानि पहुंचाता है। इसकी लटें कोमल टहनियों और तनों में छेद करके सुरंग बनाती हुई अंदर घुस जाती हैं, जिससे ऊपर की टहनियां मुरझाकर लटक जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। सुंडी फलों में छेद करके उन्हें खराब कर देती है, जिससे उनका बाजार भाव नहीं मिल पाता है। वर्षा और बसंत ऋतु में इसका प्रकोप अधिक होता है, जिससे कभी कभी पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। आप लोग भली भांति जानते हैं ये तना में इन्फेस्टेशन शुरू करता है और जब फल आने लगता है तो ये फल में शिफ्ट हो जाता है। शुरू में हम लोगों को पता भी नहीं चलता है जो कहाँ से ये घुस गया। जब ये फल को छेद करके बाहर निकलता तब पता चलता है इसके अंदर छेदा और इसका मल जो है पूरा फल में रहता है और वही फल अगर हम बाजार में ले जाते हैं तो हमको एकदम ही उनसे जो है उपज नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। इसको हम कैसे निदान करें? पौधे के अंदर ये कीड़ा है क्या नहीं, अगर है तो आप अपने उंगली से अपने हाथ से जो है वो डंठल से जहाँ पे इन्फेस्टेशन है इसका तना में, तना को निकाल के दूर में जाके इसको गाड़ दीजिए व जला दीजिए। फसल चक्र अपनाएं और एक खेत में 3 साल से अधिक फसल नहीं लें। फसल लेने के पहले अवशेषों को एकत्र करके जला दें। खेतों में जगह जगह पर टी आकार की खूंटियां लगाएं। बीजों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य करें। अब इसको जो हम मॉड्यूल फॉर्म में बताएंगे, ये मॉड्यूल में हम 3 तरह का दवा रखे। एक है इमामेक्टिन बेंजोएट जो बाजार में प्रोक्लेम के नाम से मिलता है, 5% एससी करके नाम से मिलता है। इसका 2 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका स्पाइनोसैड, ये भी 2 लीटर पानी में 1 ml के नाम से। इसको 10 से 15 दिन के इंटरवल में आपको छिड़काव करना पड़ेगा और ये छिड़काव हम लोग 35 से 40 दिन के बाद करते हैं, इसलिए 35 से 40 दिन के बाद से ये कीड़ा का आना शुरू हो जाता है ऑलरेडी। और जो है आप नीम का जो पत्ती है उसका कॉम्बिनेशन व आप सिर्फ जो है गोमूत्र का ही आप छिड़काव कर सकते हैं, नीम आधारित कोई भी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाला दवा आप दे सकते हैं, तीनों जो मॉड्यूल बताए से, और ऑर्गेनिक दवा जिसके आपका जो तना छेदक और फली छेदक का जो समस्या है ये बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।